जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा कीमती और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हैं, चाहे इंदौर का इंस्टीट्यूट हो, भोपाल का हो, जबलपुर का हो, ग्वालियर का हो, कहीं का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करते हैं, ये स्ट्रेटेजी आप सभी के ऊपर 1000% लागू होने वाली है। और अगर ये स्ट्रेटेजी आपके काम ना आ सकी, आपको फायदा ना दे सकी, तो जिस दिन आप प्रीलिम्स का एग्जाम देके बाहर निकलेंगे तो आप जहां भी रहते हो मुझे वहीं पर जाके आप लटका देना कि बोले लो सर आपकी स्ट्रेटेजी हमारे काम नहीं आई। इतनी मेहनत से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इस स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर किया गया है, तो आपको बहुत सतर्कता के साथ, बहुत ध्यान के साथ इसको सुनना है। और ना सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, बल्कि आपको यह भी साफ शब्दों में बता दिया जाएगा कि आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में 100 में से टोटल कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं, कितने प्रश्न छोड़ के आने हैं, कट ऑफ कितना जाएगा, ज्यादा जाएगा, कम जाएगा, मीडियम जाएगा, सारी की सारी बातें डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा समय बिल्कुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखिएगा और बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की ओर। आइए दोस्तों, करते हैं कहानी की शुरुआत। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्योंकि हाई रिस्क सिचुएशन है, आपके पास बचे हैं केवल अंतिम 40 दिन। और हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देखें आपके पास 40 से भी कम दिन बचे हों, किसी के पास 38 दिन बचे होंगे, किसी के पास 35 दिन बचे होंगे, किसी के पास 32 दिन बचे होंगे। तो उस सिचुएशन में भी आप खुद को कैसे संभाल सकते हो वो भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हमारी पास और फेल की जो जंग है कि हमको फेल के पार ही जाना है, हमको पास ही होना है, और हम हर हाल में उसको होके दिखाएंगे। A good strategy can beat the good talent। किसी के पास कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी रणनीति है, साइंटिफिक रणनीति है, आप उस रणनीति के दम पर जो है टैलेंट को मात दे सकते हैं। आइए सीधे सीधे शब्दों में बात करते हैं। मैंने आपके लिए पूरा सब कुछ लिखा है, कुछ भी रेडीमेड नहीं बनाया, बाकायदा लिखा है यहां पर पहले से आपके लिए कि अंतिम 40 दिनों को हमको 2 टुकड़ों में बांटना है। पहले आएंगे हमारे 30 दिन और 30 दिन के बाद आएंगे दोस्तों हमारे 10 दिन। सबसे पहले बात करते हैं इन 30 दिनों की, क्योंकि आपकी जो किस्मत पलटेगी, आपकी जो किस्मत पलटेगी वो इन्हीं 30 दिनों में पलटेगी। मैंने इसलिए साफ वहां पर लिख दिया है, आप अपनी कितनी भी खराब किस्मत को एक अच्छी किस्मत में बदल सकते हैं। कब? इन 30 दिनों के अंदर। फॉर्मूला क्या कहता है 30 दिनों का? फॉर्मूला कहता है कि मुझे एक यूनिट को 3 दिन देने हैं। सीधी साफ कहानी। आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप चाहे सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप चाहे चौथा अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5वां अटेम्प्ट दे रहे हैं, 6ठा अटेम्प्ट दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बदला है, माइनस मार्किंग आई है। और बार बार आयोग आपको इशारा दे रहा है कि हम यूपीएससी को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी आपको आके बोल जाए कि टेंशन नहीं लेनी, पेपर नॉर्मल आएगा, ये साफ झूठ है। पेपर डिफिकल्ट लेवल पर आएगा। अब चाहे आपको डर लगे तो आप डरिए, और आपको खुश होना है तो आप खुश हो जाइए, लेकिन रियलिटी ये है। और अगर आप माइंडसेट डिफिकल्ट पेपर का लेके जाओगे तो घबराहट कम होगी, क्योंकि पहले से ही हर बुरी चीज की आप तैयारी करके आए हैं। तो और एक बात और सुन लीजिए, जिन लोगों को लगता है कि भैया हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, हम इतना काम नहीं कर पाएंगे, मैं आप लोगों से अभी से ही हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं। यह वीडियो दोस्तों सच में आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप यहां पर कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, यहां पर रियलिटी बताई जाएगी। तो इसीलिए अगर आप कुछ शॉर्टकट, बिल्कुल वो झट से कुछ मैजिक देखना चाहते हो, तो दोस्तों देयर इज नो मैजिक, ओनली लॉजिक। हर यूनिट को आपको 3 दिन का समय देना है, ठीक है। जैसे ही 3 दिन बीत गए आपको 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। अभी बताऊंगा कि 3 दिन को कैसे यूज करना है, सारी चीजें समझेंगे। या तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक आप सीधा सीधा सीक्वेंस फॉलो कर लीजिए, सीधा सीधा क्रम फॉलो कर लीजिए। आज आप वीडियो देखते हैं तो कल से शुरू हो जाइए, कल आप वीडियो देखते हैं परसों से शुरू हो जाइए। यूनिट 1 to 10 आंख बंद करके सिलेबस अपने सामने रखिए, और सीक्वेंस में 1 से लेके 10 तक हर यूनिट को 3 दिन देके आप उसको निपटा दीजिए, ठीक है। या फिर आपको अपने अनुसार जो सीक्वेंस ठीक लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, मैं यूनिट 5 या 10 से स्टार्ट करना चाहता हूं। कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अंतिम 40 दिन में आप चाहे 10 से 1 पढ़ लो, 1 से 10 पढ़ लो, कैसा भी सीक्वेंस फॉलो कर लो, आपके मार्क्स पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ने वाला। तो क्या शुरू के 30 दिन आपको क्लियर हो गए? हर यूनिट को 3 दिन, यूनिट 1 3 दिन, यूनिट 2 3 दिन, यूनिट 3 3 दिन, यूनिट 4 3 दिन, ऐसे करते करते यूनिट 10 3 दिन, है ना। हर यूनिट को 3 दिन देना है। जो अंतिम 10 दिन हैं वो हमने क्यों बांटे हैं? अंतिम 10 दिन, इसमें 1 यूनिट 1 डे के अनुसार सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रिवीजन होगा। इसमें 1 डे 1 यूनिट के अनुसार सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। अगर हमने अपने अंतिम 10 दिनों में कुछ भी नया पढ़ा, निपट गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। और ये अंतिम 10 दिन कब शुरू होंगे? ये अंतिम 10 दिन शुरू होंगे
15 अप्रैल से, 15 अप्रैल 16 अप्रैल से आपकी उल्टी गिनती जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, हम हर दिन एक यूनिट को रिवाइज करेंगे और वही सेम कंटेंट हम रिवाइज करेंगे जो हमने इन 30 दिनों में पढ़ा है। हम अपने कंटेंट में भी कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब चलते हैं कि हम ये जो 30 दिन का सफर है इसे हम कैसे तय करेंगे। ठीक है, हमको हर यूनिट के लिए 3 दिन चुनने हैं, हर यूनिट को 3 दिन देने हैं। अब 3 दिनों का जो सफर आपका शुरू होगा उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, मैंने ऊपर लिखा है 3 दिनों का सफर शुरू होने से पहले क्या तैयारी करनी है। कि मैंने मान लिया कि मैं कल से अपना 3 दिन का सफर शुरू कर रहा हूं, तो अपने 3 दिन के सफर में मैं क्या क्या तैयारी करके बैठूं, आइए उसको हम समझ लेते हैं। देखो, जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हो, एग्जाम्पल के रूप में हम यूनिट 1 मान लें, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप जो भी यूनिट स्टार्ट करना चाहो। वैसे तो सीक्वेंस में चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन सीक्वेंस अपने अनुसार रखना चाहो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैंने दोस्तों यूनिट नंबर 1 मान लिया। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हम सभी को पता है 2 हिस्से हो चुके हैं। एक नए टॉपिक्स होते हैं, नया टॉपिक का पूरा सेक्शन होता है, और एक अपना भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन होता है। 2 हिस्सों में उसको पढ़ा जाता है, लेकिन चलो जो भी है। ठीक है, आप जो भी यूनिट स्टार्ट करने वाले हो उस यूनिट से संबंधित जो भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मटेरियल आप उन 3 दिनों में पढ़ने वाले हैं उसको डिसाइड करना है, और फिर अगले 3 दिन पूरी जान लगाकर सिर्फ उसी कंटेंट को फॉलो करना है। आपको 3 दिन शुरू होने से पहले, अगर मेरे 3 दिन कल से शुरू हैं, तो मैं आज की ही रात इस बात का फैसला कर लूंगा कि अगले 3 दिन में मैं जो यूनिट पढ़ने वाला हूं मैं उसको कहां कहां से पढ़ूंगा। क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ यह समस्या है कि वो ये ही डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे किस यूनिट को कहां कहां से उठा के पढ़ना है। या तो आपके पास कुछ इस प्रकार के हार्ड कॉपी नोट्स होंगे, या फिर आपने किसी कोचिंग संस्थान की ई बुक्स खरीद रखी होंगी, पीडीएफ नोट्स खरीद रखे होंगे। लेकिन सबसे बेस्ट लास्ट मोमेंट पे जो काम करते हैं वो दोस्तों हार्ड कॉपी ही काम करती है। मैं तो बस ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप में से सब लोगों ने कम से कम हर यूनिट की कुछ ना कुछ हार्ड कॉपी की व्यवस्था करी होगी। आपने किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स लिए होंगे या खुद के नोट्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा। तो हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको अपने अंतिम 30 दिनों को अंजाम तक पहुंचाना है। तो अगर मेरे कल से 3 दिन शुरू हो रहे हैं तो मैं आज की रात क्या करूंगा, मैं अगले 3 दिन जो भी यूनिट पढ़ने वाला हूं उसको मैं कहां कहां से पढ़ूंगा, मैं छांट के अपनी टेबल पे अलग रख लूंगा कि देखो भैया, मेरा एक मैं यहां से पढ़ूंगा, दूसरा मैं उठा के यहां से पढ़ूंगा, और एक ये मेरी पीडीएफ हो गई, एक ये मेरी ई बुक हो गई। मैंने बढ़िया उसको एक तरफ रख के अपनी टेबल पर रख लिया कि भैया कल सुबह इससे शुरू करना है, और पीडीएफ का नाम वगैरह लिख लिया कि मुझे ये वाली पीडीएफ इधर इधर से जाके जो है ओपन करके पढ़नी है। अपने मटेरियल को पहले से ही व्यवस्थित कर लिया कि मैं भटकूंगा ही नहीं, मैं इस मटेरियल के अलावा कुछ उठाऊंगा ही नहीं इस यूनिट के लिए। पहली माइंड में क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दूसरी बात सुनिएगा, जो मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उस यूनिट को पढ़ने के लिए, अब आप ये डिसाइड करो कि आप खुद से उसको याद करोगे, या फिर आपने जो कोई कोर्स ले रखा है उसके लेक्चर देखोगे, या यूट्यूब पर कोई उस यूनिट का मैराथन है उसको स्पीड पर लगाकर आप देखोगे। ठीक है, सुन लेना ध्यान से। आप कहोगे सर 3 दिन ही तो हैं, लेक्चर कैसे देख पाऊंगा। देखो भैया, मान के चलिए कि आपको 20 लेक्चर देखने हैं किसी चीज के। हालांकि वो बात तो बिल्कुल सही है कि 50-50 लेक्चर तो नहीं देखे जा सकते। अगर आपके कोर्स में उस यूनिट को लेके 40-40, 50-50 लेक्चर हैं तो आप उसको बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मतलब अब मैं बोलूंगा नहीं उस लाइन को, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं अपने कोर्स का प्रचार कर रहा हूं कि हमारा जो प्रीलिम्स का कोर्स है हमने उसमें एक सेक्शन बनाया हुआ है गैस सीरीज का। गैस सीरीज के अंदर हम हर यूनिट के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते हैं 10-15-20 लेक्चर, 10-15-20 लेक्चर में। तो अगर जो हमारे कोर्स वाले स्टूडेंट हैं वो आप अपने गैस सीरीज के लेक्चर को भी स्पीड में लगा के देख सकते हो। ठीक है, 20 घंटे का कंटेंट 10 घंटे में 2x पे देख सकते हो, संभव है। बाकी दूसरी व्यवस्था क्या हो सकती है कि भैया यूट्यूब की दुनिया इतनी बड़ी है, इतने संस्थान हैं, इतने मैराथन वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर यूनिट पे किसी ना किसी के। ठीक है, इंतजार मत करना कि फलाना संस्थान इस तारीख को मैराथन डालेगा। अब वो समय गया, वो डालेगा तो डालेगा, तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी हमें जो शुरू करना है, आप उस आधार पर शुरू कर सकते हो कि भैया अभी फलानी यूनिट का मैराथन नहीं आया है, तो एक काम करता हूं, इस यूनिट को मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, इस यूनिट को मैं तब स्टार्ट करूंगा जब उस कोचिंग का मैराथन आ जाएगा। तो ये भी वाजिब है, लेकिन वो 30 दिनों के अंदर अंदर ही होना चाहिए। कि मान के चलिए 18 तारीख से हमने उठा लिया, तो 18 मार्च से या 19 मार्च से या 20 मार्च से, जब भी आप कैलकुलेट करें तो ज्यादा समय अब हमारे पास दोस्तों बचा नहीं है कायदे से, अगर आप देखो। ठीक है ना, अगर आप 16, वैसे तो पता नहीं आपको ये वीडियो 16 मार्च को तो नहीं मिल रही होगी, 17-18 मार्च को मिल रही होगी। तो अगर मैं 16 मार्च को इसको रिकॉर्ड किया था, तो 16 मार्च से भी अगर आप 26 अप्रैल तक कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 16 मार्च से 16 अप्रैल 30 दिन, और 16 अप्रैल से 26 अप्रैल आपके पास 40 दिन है। ठीक है, और जो भी कम दिन हो गए हैं उसका भी मैं अभी आपको इलाज बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जब मैं अपने नोट्स लेके उसको रटने बैठता हूं तो मैं बोर हो जाता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने उस पूरी यूनिट का कोई मैराथन उठा के देख लिया, उस पूरी यूनिट का मैंने कोई यूट्यूब पे मैराथन उठा के देख लिया, ज्यादा से ज्यादा मैराथन कितने घंटे का होगा, 10-15-20 घंटे का होगा। 20 घंटे का भी है, मैंने उसको 2x पे
डबल स्पीड पे लगा के सुन लिया तो मुझे नोट्स याद करने में सरलता होगी, क्योंकि सामने से जब कोई याद करवाता है और हम नोट्स में देख देख के याद करते हैं तो बहुत मजा आता है और डबल स्पीड से हमारा काम हो जाता है। और आपको लगता है मैं खुद ही याद करूंगा, तो आप खुद ही याद करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आप ये चीज भी सीख गए कि अपने कोर्स के लेक्चर को स्पीड में कैसे यूज करना है, या फिर यूट्यूब पे कोई मैराथन डला है उस यूनिट का तो उसको कैसे आपको स्पीड में यूज करना है, आपको सरलता होगी। ठीक है, तो ये 2 काम आपको करने हैं 3 दिन शुरू होने से पहले, कि पहले अपना मटेरियल इकट्ठा कर लो उस यूनिट का, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी जो भी, और फिर ये डिसाइड कर लो कि मैं इस मटेरियल को खुद से पढ़ूंगा या कोर्स के लेक्चर को स्पीड में लगा के, या यूट्यूब पे कोई मैराथन देखूंगा उस यूनिट का, उसको स्पीड में लगा के मैं देखूंगा। ठीक है, अच्छा अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट खेल। आपके जो 3 दिन का सफर है उसको मैंने 3 दिनों में यहां पर बांट के हर दिन की अलग स्ट्रेटेजी बनाई है, नहीं तो आपके 3 दिन कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको हवा नहीं लगेगी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। डे 1, डे 2, डे 3 पर आपको क्या करना है, प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वेस्ट मत करना भाई, वेस्ट मत करना। आप इस स्ट्रेटेजी वीडियो को अगर तब भी देखते हो ना जब आपके पास मात्र 30 दिन बचे हैं, तो भी मैं आपको मैनेज करवा दूंगा, लेकिन टाइम वेस्ट मत करना प्लीज। ठीक है, अब सुनिए, डे 1 में हमको क्या करना है, आपने उस यूनिट से संबंधित जितना भी कंटेंट छांटा था उस पूरे कंटेंट की तेजी से रीडिंग करनी है, बस रीडिंग करनी है बस। अगर देखो, हो सकता है उस यूनिट का आपने 300 पेज का कंटेंट छांटा हो, भाई जिस व्यक्ति को सीरियसली एग्जाम निकालना है वो व्यक्ति हर यूनिट का कम से कम 300 पेज का कंटेंट पढ़ता है। जैसे कि मेरे पास ये 100 पेज का प्रिंट है, तो व्यक्ति 300 पेज के प्रिंट तक हर यूनिट को डेडिकेट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई मेरी एक बात तो सुनो, आप अगर इस स्ट्रेटेजी वीडियो को बहुत लेट भी देखते हो, 30 दिन बचे हैं आपके पास मान के चलिए, और आप 30 दिन बचे हैं तब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई आप निहत्ते तो नहीं हो ना, पहले से भी तो कुछ ना कुछ पढ़ के बैठे होगे, पहले से भी तो कुछ ना कुछ यूनिट को मजबूत करके रखे होगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल खाली निहत्ते तो नहीं बैठे हो कि सर आज ही हमने वीडियो देखी, आज से ही हमने प्री की तैयारी शुरू करी है, ऐसा तो कोई नहीं होगा। अगर ऐसा कोई है, जिंदाबाद, शानदार फिर क्या बोलूं मैं, आप बताइए। ठीक है, चलो सुनो, तो डे 1 में मुझको क्या करना है, सिर्फ मैंने जितना भी कंटेंट उस यूनिट का छांटा था मुझे केवल उसकी तेजी से रीडिंग करनी है। बोले सर तेजी से रीडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि सुनो, मान के चलो मैं आपको एक कागज दूं और मैं ये कहूं कि इस कागज पर, इस A4 शीट पर जितना भी कंटेंट लिखा है इसकी केवल रीडिंग करके बता दो, केवल रीडिंग। तो क्या आप 1 मिनट में इसकी रीडिंग कर सकते हैं? केवल रीडिंग करनी है, कुछ याद नहीं करना, कुछ अंडरलाइन नहीं करना, कुछ हाईलाइट नहीं करना, केवल रीडिंग करनी है, रीडिंग। आप 1 मिनट से कम में भी इसकी रीडिंग कर सकते हो, या हम 1 मिनट मान सकते हैं, घड़ी से लगा के प्रयास कर लेना। ठीक है, और अगर आज तक कभी 1 मिनट में रीडिंग नहीं करी है तो आप अपनी शक्तियों को अभी तक पहचाने नहीं हो, क्योंकि हर सामान्य इंसान 60 सेकंड में 1 पेज की रीडिंग कर सकता है, 1 मिनट में 1 पेज की रीडिंग कर सकता है। तो आपको पहला दिन सिर्फ रीडिंग करनी है। आपके पास 200 पेज हैं, आपके पास 300 पेज हैं, आप सिर्फ उनकी रीडिंग करिए। और किसी व्यक्ति को जाके आप कह दोगे ना कि मेरे पास आज का पूरा दिन था, 5-6 घंटे थे, 7 घंटे थे, लेकिन मैं 200-300 पेज पढ़ भी नहीं पाया, रीड भी नहीं कर पाया, तो कोई यकीन नहीं करेगा, और यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में आप इतने बड़े एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है दोस्त। ठीक है, तो डे 1 में सिर्फ रीडिंग करनी है, ठीक, चाहे वो 300 पेज हो, 400 पेज हो, जितना भी आपने छांटा है कंटेंट। अब यहां पर छांटने वाला गेम इंपॉर्टेंट हो गया कि आप उस यूनिट के लिए कितना कंटेंट छांट रहे हो लास्ट मोमेंट के लिए, वो भी समझदारी से आपको छांटना है, कि ज्यादा छांट लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, नॉर्मल रखना है। अब डे 1 में मैंने सिर्फ रीडिंग की बात क्यों करी है, डे 1 में मैंने सिर्फ रीडिंग की बात इसीलिए करी है क्योंकि हमें सबसे पहले अपना डर मिटाना है। नहीं तो हम क्या होगा, वो 300 पेज लेके बैठ जाएंगे, ये था वो था, रटने लगेंगे। पता चला सुबह से रात हो गई, 30 पेज रट पाए या 25 पेज रट पाए, या कोई तो 15 पेज पे फंस गया, तो आपका जो डर है वो खौफ में बदल जाएगा और आप उस पर कभी जीत नहीं पाएंगे, आपके सारे दिन बीत जाएंगे। तो पहले दिन रीडिंग करके मन को यह समझाना है कि देखो भैया, जितना कंटेंट मुझे इस यूनिट का पढ़ना था मैंने कम से कम रीडिंग तो कर ली है, पहली जीत मैंने हासिल कर ली। अब मैं चलता हूं दूसरे दिन की तरफ। दूसरे दिन में क्या होगा, जो कंटेंट आपने डे नंबर 1 पे पढ़ा था, सेम डे 1 वाला कंटेंट वापस से पढ़ना है। माइंड में सेटिस्फेक्शन आएगा कि अरे यार, कल जो मैंने पूरी रीडिंग करी थी आज भी मुझे सिर्फ वही रीडिंग करनी है। लेकिन अब आप थोड़ा नॉर्मल स्पीड में रीडिंग करोगे। अगर आप पिछले दिन डे नंबर 1 पर 1 मिनट में पूरा पेज आप पढ़ जा रहे थे, तो अब 2 मिनट लो, 3 मिनट लो। नॉर्मल स्पीड का मतलब क्या होता है कि जितना आपने तेज पढ़ा था, तेज से दुगनी या तिगनी स्पीड में आप उसको पढ़ सकते हो। 1 मिनट की जगह 2 मिनट 3 मिनट दे सकते हैं, समझना भी। ठीक है, जब एक बार पढ़ चुके हो, अगली बार फिर से डबल टाइम देके पढ़ रहे हो, आपको मजा आएगा। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट गेम सुनिए। जितने भी पेज का कंटेंट आपने छांटा है, चाहे हार्ड कॉपी में छांटा था या सॉफ्ट कॉपी में छांटा था, आपको हर पेज में 10 वो इंपॉर्टेंट फैक्ट छांटने हैं जो आपको लगता है आप भूल जाओगे या आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर हार्ड कॉपी का कंटेंट थोड़ी सी सहूलियत प्रोवाइड करेगा, सॉफ्ट कॉपी में थोड़ी सी दिक्कत होगी। हालांकि सॉफ्ट कॉपी में भी मुझे लगता है कि शायद वो डिजिटली अंडरलाइन वगैरह तो हो जाता होगा, लेकिन जो ई बुक्स होती हैं,
ई बुक्स में वो चीज नहीं हो पाती होगी। तो यहां पर सॉफ्ट, देखो हार्ड कॉपी होनी ही चाहिए यार, किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कुछ ना कुछ हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। पूरा सॉफ्ट कॉपी पे आप निर्भर होकर चलते हो तो हो सकता है आपकी कोई एक सोच रही होगी, तो ठीक है आप उसके अनुसार काम करिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डे नंबर 2 में क्या खेल है, मैं डे 1 वाला कंटेंट डे 2 में पढ़ूंगा सेम टू सेम, लेकिन अब की बार मैं हर पेज से कितने फैक्ट छांटूंगा, 10 फैक्ट छांटूंगा। कितने फैक्ट छांटूंगा, मैं 10 फैक्ट छांटूंगा, और ये वो 10 फैक्ट होंगे जो मुझे लग रहा है कि मैं भूल सकता हूं, पढ़ के ही पता चल जाता है भूल जाऊंगा। मान के चलो संगम लिटरेचर, संगम साहित्य 3 हिस्सों में बटा था, है ना, तो अब मैं उन 3 नाम को जैसे ही देखूंगा मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी, मैंने कहा यार ये क्या नाम है, इसको मैं कैसे करूंगा, बताइए। तो मैंने जैसे ही उस फैक्ट को देखा मुझे लगा कि यार मैं इसको भूल सकता हूं, चलो मैं ये 3 फैक्ट जो है इसको छांट लेता हूं, उस पर हाईलाइट कर लेता हूं या अंडरलाइन कर लेता हूं, ये मेरा फैक्ट नंबर 1 या फैक्ट नंबर मेरे 3 हो गए, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास पेज है उस पेज पर ऐसे फैक्ट पे गोला करके वहां पर क्या लिख लेना है, 1। इस प्रकार से हर पेज से आपको 10 फैक्ट छांटने हैं, ठीक है, 10 फैक्ट छांटने हैं, मतलब छांटने हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, और पढ़ते ही समझ में आएगा जो फैक्ट मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बोले सर हमें तो उस पेज पर 25 फैक्ट खतरनाक लग रहे हैं, आपको 25 फैक्ट अगर खतरनाक लग रहे हैं तो भी उसमें से आप वो 10 फैक्ट छाटिए जो आपको आभास हो रहा है कि भैया ज्यादा कीमती है या मैं भूल सकता हूं, मुझे उसका नाम डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। 10 फैक्ट छाटेंगे। तो डे नंबर 2 का काम समझ में आया, जो रीडिंग आपने डे नंबर 1 पे करी है वही सेम रीडिंग आपको डे नंबर 2 पे करनी है, लेकिन आपको हर पेज से 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट या 10 डिफिकल्ट वाले फैक्ट वो छाटने हैं जो आपसे याद नहीं हो रहे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे डे नंबर 3 पर। डे नंबर 3 में भी आपको वही सेम काम करना है जो आपने डे 1 और डे नंबर 2 में किया था। अब डे नंबर 3 में और खुशी होगी कि यार मैंने डे नंबर 1 में जो कंटेंट पढ़ा था इस यूनिट का वही मैंने डे नंबर 2 में पढ़ा और वही मुझे डे नंबर 3 पे पढ़ना है। लेकिन डे नंबर 3 यानी कि जो आपका तीसरा दिन है उसकी शुरुआत थोड़ी सी अलग होगी। कैसे होगी? दिन नंबर 2 में यानी कि दूसरे दिन में आपने हर पेज से जो 10-10 इंपॉर्टेंट फैक्ट छांटे थे ना, आप तीसरे दिन सबसे पहले उन्हीं 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट को हर पेज से पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि अब आपको हर पेज को कवर करने में बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगी, क्योंकि आपको सबसे पहले आपको तीसरे दिन की जो शुरुआत है ना, हर पेज में जो 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने छांटे थे वो आपको पहले याद करने हैं। इससे कॉन्फिडेंस ये आएगा कि मैंने हर पेज में से जो भी मटेरियल मैंने छांटा, होशो आवाज में छांटा, उस मटेरियल के हर पेज से मैंने 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट छांटे जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, डिफिकल्ट लग रहे थे, मैंने उनको पढ़ लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने पूरे कंटेंट का इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लिया। अब जैसे ही आप वो 10-10 फैक्ट कवर कर लें, अब फिर से एक बार आपको पूरे कंटेंट की सिर्फ रीडिंग करनी है। क्या करनी है? सिर्फ रीडिंग करनी है। यहां पर भी आपने सिर्फ रीडिंग करी, थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा, आपने फिर उस चीज की सिर्फ रीडिंग करी, लेकिन अब की बार हर पेज में से 10-10 फैक्ट छांटे। आपने तीसरे दिन की शुरुआत हर पेज के सिर्फ 10-10 फैक्ट पढ़ने से करी और अंत में वापस से पूरे कंटेंट की सिर्फ रीडिंग कर ली। इससे ज्यादा बेहतर उपयोग आप 3 दिन का नहीं कर पाओगे। अब आप बोलो अरे सर हम इतना याद नहीं कर पाएंगे। भाई याद करने के लिए कौन बोल रहा है आपसे? अगर आप रीडिंग भी नहीं कर सकते और हर पेज से 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं छांट सकते, देन यू आर नॉट मेड फॉर दिस प्रिपरेशन। आप इस एग्जाम, इस परीक्षा, इस तैयारी के लिए नहीं बने हैं, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू हसल। हसल का मतलब होता है कि आप जो है भिड़ना नहीं चाहते हो परिस्थितियों से। उन अंतिम 40 दिनों को आप जीना नहीं चाहते हो। उन अंतिम 40 दिनों की तरफ आप पलट के देखना ही नहीं चाहते हो कि देखो अंतिम 40 दिनों में मेरा क्या रूप निकल के आया था। मैं भूत बन गया था पढ़ पढ़ के, लेकिन मजा बड़ा आया था। तो वो अंतिम 40 दिन आपको जीने हैं। दैट इज योर लाइफ। आपका जीवन है, आपका सपना है, आपकी तैयारी है, आपकी इच्छाएं हैं, अपनी जरूरतों को आप पूरा करोगे। तो मेहनत भी आपको करनी है। मेहनत भी कोई दूसरा, आपके सपनों के लिए कोई दूसरा क्यों मेहनत करे? सीधी सी बात है, आपको करना पड़ेगा। तो ये 3 दिन आपको दोस्तों इस तरीके से जो है उपयोग करने हैं। रीडिंग, फिर से रीडिंग, हर पेज के 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट छांटो। तीसरे दिन पे आके सबसे पहले हर पेज के 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो छांटे थे वो पढ़ो और फिर वापस से पूरे कंटेंट की एक बार रीडिंग आपको कर लेनी है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे। एक नोट लिखा हुआ है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको हर यूनिट को 3 दिन से ज्यादा 1 मिनट भी नहीं देना है। लेकिन अब समस्या आती है, अगर आपके पास 40 दिन से कम बचे हैं तो आप क्या करोगे? हो सकता है आप इस वीडियो को तब देखो, कब देखो आप इस वीडियो को? हो सकता है आप इस वीडियो को 26 मार्च को देखो। 26 मार्च को आपके पास केवल 30 दिन बचेंगे। 26 मार्च को आपके पास केवल 30 दिन बचेंगे। तो उसमें गलती हमारी नहीं है, उसमें गलती आपकी भी नहीं है, उसमें गलती कायनात की है, कुदरत की है कि आपने वो वीडियो ही तब देखी जब 30 दिन बचे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 10 दिन की कमी हुई है ना, हम उन 10 दिनों की व्यवस्था करेंगे। हम उन 10 दिनों की व्यवस्था करेंगे। कैसे? पहले मैं आपके 3 दिन की व्यवस्था करवा देता हूं कि 10 दिन का जो आपका नुकसान हुआ है उसमें से 3 दिन की भरपाई पहले मैं आपकी करवा देता हूं। ध्यानपूर्वक सुनना। आपकी जो यूनिट अच्छी तैयार है उनमें से दिन कम करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है।
आपको लगता है मैंने यूनिट नंबर 10 अच्छी तैयार कर रखी है, मैंने पिछली बार भी 2025 के प्रीलिम्स में अच्छी रटी थी, मैंने मैराथन भी देख रखा है, मैराथन ऑलरेडी 2-3 महीने पहले से अपलोड होना शुरू हो गए यूनिट नंबर 10 के, हमारे चैनल पर ही अपलोड है 10 घंटे का मैराथन, उसको भी 30-40 हजार लोग देख चुके हैं। तो आप अगर किसी यूनिट को मजबूत तरीके से पढ़ के बैठे हो तो आप उसमें 3 दिन मत दो, आप फिर उसमें 2 ही दिन दीजिए। आप पहले दिन भी रटिए, दूसरे दिन भी रटिए, फिर वो रीडिंग वाला गेम ही छोड़ दीजिए। अगर कोई यूनिट आपकी पक्की है तो आप उसमें तीसरे दिन का कॉन्सेप्ट हटा दो, पहले से पढ़ के रखे हो, पक्की करके रखे हो, पहले दिन भी रटो, दूसरे दिन भी रटो, काम खत्म। ठीक है, अब कम से कम मैं मान के चल रहा हूं भाई, देखो कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम 4 यूनिट तो ऐसी होंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं और जिनको 2 दिन में आप मैनेज कर सकते हो और टेंशन नहीं लेनी है। अंतिम वो 10 दिन का गेम फिर से अभी हमारा बरकरार रहेगा। अगर आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं तो आपको कैसे बांटना है दोस्त, अगर आपके पास केवल 30 दिन बचे हैं तो आपको 20+10 में बांटना है। ठीक है, अब इन 20 दिन की व्यवस्था पहले मैं आपकी करवाता हूं। देखो, सबसे पहले आप ये वाले 3 दिन माइनस कर दो। आप हर यूनिट को 3 दिन देने वाले थे, तो यूनिट नंबर 8 जो कि करंट अफेयर्स की है उसको भी आप 3 दिन देते, तो आप उस 3 दिन को माइनस कर दो। बोले सर फिर करंट अफेयर कब पढ़ेंगे? एक काम करो, जब आप बाकी की यूनिट्स पढ़ रहे हो तो उन्हीं दिनों में डेली 1-1 घंटा, सुबह, रात को या दोपहर में, जब भी आप चाहो, आप डेली बेस पे करंट अफेयर पढ़ते रहो। अगर आप इन 20 दिनों में डेली 1-1 घंटा करंट अफेयर पढ़ते रहोगे तो मतलब आपने 20 घंटे करंट अफेयर पढ़ ली, तो आपको अलग से यूनिट नंबर 8 के लिए 3 दिन नहीं देने पड़ेंगे। तो 30 में से 3 दिन हटा दो, हो गई आपकी व्यवस्था। 27 दिन में आपका काम हो जाएगा। अब 27 दिन भी नहीं है हमारे पास, तो केवल 20 ही दिन है। अगले 7 दिन की व्यवस्था कहां से करें? तो कम से कम 4 यूनिट ऐसी छांट लो जिनको आप 2 दिन में कर सकते हो। ठीक है, तो 4 दिन वहां पे बच गए, तो कितना, 27 में से 4 हटा दीजिए, 23 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपके पास 3 दिन कम पड़ रहे हैं, है ना? तो फिर आप एक काम करना, अभी भी आपके पास 3 दिन कम पड़ रहे हैं, तो आप अंतिम 10 दिनों में जो हर यूनिट का 1-1 दिन का रिवीजन करोगे ना, तो कुछ यूनिट ऐसी उठा लेना जिन्हें आप एक दिन में 2-2 यूनिट्स की निपटा सकते हो। जैसे कि जो यूनिट आपकी स्ट्रांग है, पहले से भी स्ट्रांग है, आपने उसको फिर 2 दिन पढ़ लिया। अब रिवीजन के टाइम पे क्या प्रयास करिए कि एक दिन में कुछ 2-3 यूनिट ऐसी उठा लो जो आप एक दिन में 2-2 यूनिट रिवाइज करने का दम रख सको, जो आपकी स्ट्रांग वाली हैं, जो स्ट्रांग है उनको आप कर लोगे, तो वहां से भी आप 2-3 दिन की व्यवस्था निकाल सकते हो। यहां से 2-3 दिन आपके कम हो जाएंगे जो यहां पर आके जुड़ जाएंगे, यानी कि आप 20 दिनों में भी अपने काम को मैनेज कर सकते हो और यहां पर 10 दिन का खेल भी आप खेल सकते हो। 30 दिन में भी इसको संभव है करना। जितना आप बैठे रहोगे, सोच विचार करते रहोगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, प्रयास नहीं करोगे, ये स्ट्रेटेजी ना आपका बेस्ट पोटेंशियल आप में से निचोड़ देगी। आपकी जो भी सर्वाधिक क्षमता है उसको निचोड़ के काम करवाएगी आपसे। ये दम है इस रणनीति के अंदर, इसको अगर आप लागू करते हैं तो। ठीक है, तो आप अगर कम दिन भी बचते हैं तो भी आप मैनेज कर सकते हैं, और कम दिनों में आपको मैनेज कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। फिर भी नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस आप रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर टेस्ट कब लगाने हैं। देखो, हम 40 दिन की रणनीति बना रहे हैं, 40 दिन में हमको 50 टेस्ट लगाने हैं। कैसे, आइए समझाता हूं। आपने 30 दिन में बांटा, 30 और 10, यही है हमारी रणनीति। ठीक है, अब जिनके पास कम दिन बचेंगे वो कम टेस्ट लगाएंगे। ओके, अब सुनो, जहां आप ये 30 दिन में आप क्या करोगे, आप हर यूनिट को 3 दिन पढ़ोगे, सीधी सी बात है। वहां हर दिन आपको उस यूनिट से संबंधित एक टेस्ट लगाना है। मतलब एक यूनिट को आप 3 दिन देने वाले हो तो आपको प्रतिदिन उस यूनिट का एक यूनिट वाइज टेस्ट लगाना है, यानी कि 3 दिन तक एक यूनिट पढ़ोगे और रात को सोने से पहले उस यूनिट का एक यूनिट वाइज टेस्ट आपको लगा के सोना है। ठीक है, डे नंबर 1 पर थोड़ा सा टेस्ट डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि अभी एक ही रीडिंग करी है। डे नंबर 2 पर दूसरी रीडिंग भी हो चुकी है, थोड़ा सा टेस्ट इजी लगेगा। डे नंबर 3 पर आपने चूंकि तीसरी रीडिंग कर ली है और हर पेज में से 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपने छांट के पढ़े हैं, तो अब आपको बहुत आराम मिलेगा उस यूनिट का टेस्ट लगाने के लिए। तो हर यूनिट के लिए हम 3 दिन दे रहे हैं और हर दिन उस यूनिट से संबंधित हम एक टेस्ट लगा रहे हैं। तो मतलब आपके पास जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज में आपके पास 30 दिनों के लिए 30 टेस्ट होने चाहिए, यानी कि हर यूनिट के लिए एक यूनिट, हर यूनिट के लिए 3 यूनिट वाइज टेस्ट होने चाहिए। तभी तो 10 यूनिट के 30 टेस्ट हो गए। तो हर यूनिट के 3-3 टेस्ट तो आपके पास होने ही चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर। और मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो व्यक्ति ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहा है वो व्यक्ति सॉल्यूशन याद करने पर कभी जोर नहीं देता, क्योंकि इतना देर तक फोन पे आप बैठते ही नहीं हो, इतनी देर तक टैबलेट या कंप्यूटर या फोन पर आप आंख गड़ाते हो, आपका सिर दर्द होने लगता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं भाई, कितने भी इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी में हो, लेकिन मैं एकेएस की टेस्ट सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट मानता हूं, क्योंकि मैंने उसमें दिन रात मेहनत करी है। दिन रात
अपना हर एक एड़ी चोटी का जोर मैंने उसमें लगाया है उसके क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन शीट को तैयार करने में, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो। और वो इसी दिन के लिए मैंने वो काम किया था। मैं भी चाहता तो डिजिटल टेस्ट आपको दे सकता था, मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अंतिम 40 दिन जब बचेंगे तो मेरे हाथ में हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ताकि रात को सोने से पहले जब मेरी आंखों में नींद भर रही होगी तो मैं मोबाइल को देख के अपने दिमाग की ऐसी तैसी नहीं करूंगा। मैं उठाऊंगा अपने टेस्ट की हार्ड कॉपी, मैं उठाऊंगा अपने टेस्ट की सॉल्यूशन शीट का प्रिंट आउट, और फिर मैं उसको याद करूंगा उस दिन। और जब मैं उस एक टेस्ट को याद कर दूंगा तब जाके मैं उस दिन सोऊंगा इस संतुष्टि के साथ कि मैंने पेपर भी किया और मैंने उसका सॉल्यूशन शीट भी याद करी, और हर प्रश्न के 4 प्रश्न मुझे सॉल्यूशन शीट से जो है बनते हुए मिलेंगे। ठीक है, वो होगा बेस्ट यूज। तो आप में से जिस किसी के पास भी हमारी टेस्ट सीरीज है, प्रिंट निकालो बेधड़क और रटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि अब सही समय आपका आ चुका है। ठीक है, तो यह काम आपको करना है। और जब हमारे अंतिम 10 दिन होंगे जहां पर हम एक यूनिट को एक दिन में निपटाएंगे, तो अंतिम 10 दिनों में आपको 2 टेस्ट लगाने हैं हर दिन। कैसे? आपको सुबह के समय एक लगाना है यूनिट वाइज टेस्ट उस यूनिट का जिसको आप उस दिन रिवाइज कर रहे हो, और उसी दिन आपको रात को सोने से पहले एक लगाना है एफएलटी सारे यूनिट्स का कंबाइंड। ठीक है, इसमें हो सकता है आपका प्रदर्शन उतना अच्छा ना हो पाए क्योंकि अभी तक आपने 10 दिनों में 10 यूनिट को रिवाइज नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको एफएलटी भी लगाना है, हमको अपना डर भगाना है। हमको ऐसा नहीं करना कि सीधे मेन एग्जाम के दिन हम जाके जो है उसको देख रहे हैं। तो अंतिम 10 दिनों में हर दिन मैं एक यूनिट को रिवाइज करूंगा, लेकिन जिस दिन मैं उस यूनिट को रिवाइज करने बैठूंगा, रिवीजन करने से पहले ही मैं उस यूनिट का एक टेस्ट लगा लूंगा ताकि मैं थोड़ा माहौल में ढल जाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर यूनिट का 3-3 टेस्ट आपने यहां लगाया था, अब हर यूनिट का एक टेस्ट आपको और चाहिए। मतलब हर यूनिट के 4-4 यूनिट वाइज टेस्ट आपके पास होने ही चाहिए, एकदम टॉप क्लास क्वालिटी के, टॉप क्लास सॉल्यूशन शीट के साथ, तभी मजा आने वाला है। और कम से कम आपके पास 10 एफएलटी होनी चाहिए जिनको आप अंतिम 10 दिनों में प्रैक्टिस करोगे। आप एफएलटी 20 लगा लो, 30 लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिट वाइज। अगर केवल 10 एफएलटी भी लगा के जा रहे हो, 1000 क्वेश्चन भी एफएलटी के कंबाइंड वाले एफएलटी के लगा के जा रहे हो, पर्याप्त है भैया। क्योंकि एफएलटी भी यूनिट वाइज टेस्ट में से ही क्वेश्चन उठा उठा के बनता है ना। एफएलटी में कुछ अलग चीज तो आती नहीं है, उन्हीं 10 यूनिट के 10-10 प्रश्न आते हैं। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिट वाइज टेस्ट। आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिए होंगे, तो आपको कुछ नया नहीं लेना। जो टेस्ट सीरीज आपने खरीद रखी है वो अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है उसी को आप यूज करिए। ठीक है, अब नया टेस्ट सीरीज लेने का ज्यादा लफड़ा मत पालिए। ठीक है, आपको क्या करना है? हर यूनिट के 3 टेस्ट यहां पर, हर यूनिट का एक यूनिट वाइज टेस्ट यहां पर, और 10 एफएलटी आपको लगाने हैं अंतिम 10 दिनों में। शुरुआत भी दिन की टेस्ट से होनी चाहिए, अंत भी दिन का टेस्ट से होना चाहिए। खुद को टेस्ट के माहौल में हमको ढालना है। तो टेस्ट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जिनके पास कम दिन बचेंगे वो कम टेस्ट लगाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन ये 10 एफएलटी कंबाइंड वाले सभी को लगाने हैं अंतिम 10 दिनों में। इस बात का खास आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर कि हमको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके आने हैं। तो यहां पर आप ध्यानपूर्वक जो है सुन लीजिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाऊं मैं सेफली। मैं कितने क्वेश्चन 100 में से अटेम्प्ट करके आऊं कि मैं बिल्कुल सेफ रहूं और मेरा सिलेक्शन, मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए। क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले ये जान लो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। सबसे बड़ी बात, अगर पेपर नॉर्मल आया मीडियम डिफिकल्टी का, अगर पेपर नॉर्मल आया मीडियम डिफिकल्टी का, तो आपको 15 प्रश्न गारंटी के साथ छोड़ के आने हैं। उस क्वेश्चन पेपर के 15 प्रश्न जो आपको हवा भी नहीं लग रही कि भैया इसका आंसर क्या होगा, उस क्वेश्चन पेपर के वो 15 प्रश्न जो आपकी खोपड़ी के आर पार जिला पार जा चुके हैं, आपको उन 15 प्रश्नों में पता ही नहीं कि भैया ये टपके कहां से हैं, उन 15 प्रश्नों को गारंटी के साथ आपको छोड़ना है। उस पर छोटा छोटा डॉट लगा लेना क्वेश्चन पेपर पर कि ये 15 प्रश्न मैं छोड़ के ही जाऊंगा। 15 प्रश्न आपको गारंटी से छोड़ने हैं, अभी सब कुछ साबित करूंगा। ठीक है, और ये 15 प्रश्न गारंटी से किसे छोड़ने हैं? जो सामान्य व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, साक्षात देवताओं का अवतार है, प्रभु का अवतार है, वो सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकता है, क्योंकि उसे किस बात का डर है ना। चलिए, मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं भैया। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर आप आए, कितने भी बड़े धुरंधर हो, आपकी कहानी निपट जाएगी। माइनस मार्किंग में ईगो मत रखना। माइनस मार्किंग इतनी बड़ी चुड़ैल है ना, आप कितना भी बड़ा ईगो लेके जाओगे ना, आपके ईगो को यूं निचोड़ के वो फेंक देगी। तो माइनस मार्किंग के सामने कभी अपना ईगो मत दिखाना कि मैं तो पूरे क्वेश्चन करके आऊं। कर लो भाई, माइनस मार्किंग भी देख लेगी फिर आपको बाद में लास्ट में। तो 15 क्वेश्चन आपको गारंटी से छोड़ने हैं हर हाल में। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर पेपर टफ आ गया, जिसकी आने की उम्मीद है, अगर पेपर टफ आ गया तो आपको 20 प्रश्न गारंटी के साथ छोड़ के आने हैं, अगर खुद को रेस में जिंदा रखना है तो। बहुत रिसर्च करके, बहुत साइंस लगा के इस पैटर्न को तैयार किया गया है। आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो इतने छोड़ के नहीं आऊंगा, मैं तो और ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा, तो एक बार खुद भी विचार कर लेना कि आपके मन में वो विचार आ क्यों रहा है कि भैया और अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो आप सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। पेपर नॉर्मल आया, 15 प्रश्न छोड़ दो। पेपर डिफिकल्ट आता है, 20 प्रश्न छोड़ दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई।
निष्कर्ष क्या निकला? अगर मीडियम पेपर आया तो मैं केवल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और मैं गेम खेलूंगा। अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो मैं केवल 80 प्रश्न अटेम्प्ट करूंगा और इस गेम को मैं खेलूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा इस गेम का। ठीक है, चलिए आप जरा एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 80 प्रश्न करोगे तो कैसा हाल होगा और 85 प्रश्न करोगे तो कैसा हाल होगा और कितनी कट ऑफ पे पेपर क्लियर होगा। देखो 80 प्रश्न अटेम्प्ट करे, 20 छोड़ दिए। 80 प्रश्न कब अटेम्प्ट करने हैं? जब पेपर कैसा आएगा? जब पेपर डिफिकल्ट आएगा। ठीक है ना भैया? पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आप जो है, पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आप जो है 20 प्रश्न छोड़ दिए, 80 प्रश्न आपने अटेम्प्ट करे। क्या गारंटी है कि 80 के 80 सही हो जाएंगे? बिल्कुल गारंटी नहीं है। 80 में से आराम से 7 से 8 प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आपने 80 प्रश्न अटेम्प्ट करे, आपके 7 से 8 प्रश्न गलत हो गए। ठीक है, और ज्यादा भी गलत हो सकते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, खुद को मार मत डालना भैया, कोई बात नहीं, इट्स ऑल लाइफ। हम अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, सब कुछ होगा, डरना नहीं। 80 मैंने अटेम्प्ट करे, उसमें से मेरे 7-8 प्रश्न गलत हो गए, मैं मान लेता हूं कि मेरे 8 गलत हो गए। ठीक है, मैं ज्यादा ही मान लेता हूं कि मेरे 8 गलत हो गए। ठीक, तो 80 में से तुम्हारे 8 गलत हो गए, सही कितने हुए? सही हुए तुम्हारे 72। हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 72 तुम्हारे सही हुए इंटू 3, तो तुमने कितने मार्क्स हासिल करे 300 में से? तुमने टोटल 300 मार्क्स का पेपर है, 100 प्रश्न, हर प्रश्न के 3 नंबर। ठीक है, तो 300 मार्क्स में तुम्हारे 72 क्वेश्चन ठीक हुए, 80 अटेम्प्ट करे, 72 ठीक हुए, तो तुम्हारे 216 नंबर आ गए। ठीक है, लेकिन माइनस मार्किंग भी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने अटेम्प्ट करे थे 80, 72 सही है, 8 गलत भी तो करके आए हो, तो उनके नंबर काटते हैं। 8 तुम्हारे गलत हो गए। हर प्रश्न के कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर होते हैं, तो 8 गलत हैं, 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। लेकिन 24 नंबर नहीं कटेंगे, केवल 1/3 कटेगा। तो मैंने उसका 1/3 किया तो कितने नंबर कटेंगे? मेरे 8 नंबर कटेंगे। तो मैंने स्कोर किया था 216, उसमें से मेरे 8 नंबर काटे जाएंगे, तो मेरा फाइनल स्कोर कितना आ गया? मेरा फाइनल स्कोर आ गया दोस्तों 208। ये मेरा फाइनल स्कोर है, कितने में से? 300 में से। अगर आप 208 अंकों को प्रश्नों के नजरिए से देखोगे तो ये लगभग कितने प्रश्न ठीक हैं आपके? लगभग आपके 69 प्रश्न ठीक हैं। और अगर पेपर डिफिकल्ट आया, आप 69 पे कट ऑफ क्लियर कर जाओगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अभी साबित कर दूंगा मैं, आप 69 पे पेपर पास कर जाओगे। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको चिंता नहीं करनी है कि मुझे 81 लाने पड़ेंगे, मुझे 80 लाने पड़ेंगे, नहीं, आप 69 पे प्रीलिम्स पास कर जाओगे। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, आप 80 प्रश्न अटेम्प्ट करके आते हो, आप 8 गलत भी करे आते हो, माइनस मार्किंग भी हो जाती है, आपके 208 नंबर आ जाते हैं, लगभग 69 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा मीडियम आता है, आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है, कितने अटेम्प्ट करे? 85। जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा गलत होने की संभावना भी बढ़ेगी। तो अब की बार मैं ये नहीं मान रहा कि आपने 8 गलत किए, मैं मान रहा हूं आप 10 गलत करके आ गए। प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना है ना। आपने 85 अटेम्प्ट करे, आपके 10 गलत हो गए, सही कितने हुए? 75। हर प्रश्न के 3 अंक, आपने 300 में से कितना स्कोर किया? 225 मार्क्स। 85 अटेम्प्ट करे, 75 सही है, गलत कितने हैं? 10। हर प्रश्न के 3 नंबर, टोटल कितना हुआ? 30। लेकिन माइनस मार्क 30 नहीं होंगे, माइनस मार्क 1/3 होगा, यानी कि 10 नंबर आपके माइनस होंगे। 225 आपने हासिल करे सही वाले प्रश्नों से, 10 नंबर आपने गवा दिए माइनस में, आपका स्कोर कितना आ गया? 215, जो कि प्रश्नों की संख्या के अनुसार आपके 71 के लगभग प्रश्न जो है ठीक माने जाएंगे। तो अगर मीडियम पेपर आता है तो आप 71 में प्रीलिम्स का कट ऑफ जो है क्लियर कर जाओगे। ठीक है, कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। अब आप आओ कि नहीं सर आपने तो 71 ही कहा था, 72 चला गया, चलो चौराहे पर लटकाते हैं हम आपको। लटका देना भैया, और क्या करें, मेरा काम है, मैं तो प्रयास तो करूंगा, एक्सप्लेन तो करूंगा, समझाऊंगा तो सही, मैं तो अपनी कैलकुलेशन करूंगा। मैं इस डर से अपनी कैलकुलेशन नहीं बदलूंगा कि कल को आके आप मुझे लटका देंगे। पिछले 3 साल से जो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करता हूं, बिल्कुल वही कट ऑफ जो है आती है। और मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दी, सब प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं 5-5 साल से, 6-6 साल से, सब प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कैलकुलेशन दिमाग में हो गई। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम पड़ाव पर कि कट ऑफ कम क्यों जाएगा। क्यों कट ऑफ कम जाएगा, सुन लो। माइनस मार्किंग से पहले मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाता था? मैं तो अभी ओबीसी एससी एसटी कट ऑफ की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सारे का सारे आपको जनरल के कट ऑफ बता रहा हूं ताकि आपको सेफ महसूस हो, उससे ऊपर तो किसी को लाना नहीं है। मैक्सिमम कट ऑफ कितना जाता था माइनस मार्किंग से पहले? 81 तक गया था, 81 तक, 82 मान लो, 81 मान लो, कुछ भी 81 प्रश्न अगर गया था कट ऑफ, अगर किसी, ये प्रश्न के अनुसार है, मार्क्स के अनुसार नहीं, चाहे मार्क्स के नजरिए से देख लो चाहे प्रश्न के नजरिए से देख लो, बात तो बराबर है। 81 प्रश्न ठीक करके आया है व्यक्ति, तो 81 कट ऑफ चला गया। अगर व्यक्ति ने 81 क्वेश्चन ठीक करे हैं तो मतलब उसके 19 गलत हुए होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा सुन लो, कि अगर कोई व्यक्ति 100 के 100 अटेम्प्ट करके आ गया, पहले व्यक्ति 100 अटेम्प्ट करता था, माइनस मार्किंग नहीं थी, जब माइनस मार्किंग नहीं थी तो क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता, सब 100 अटेम्प्ट करके आते थे। अब 100 में से मैक्सिमम कितने सही हो जाते थे? 81 सही हो जाते थे। अब जो व्यक्ति 81 क्वेश्चन ठीक करके आया है, मतलब उसके 19 क्वेश्चन गलत हैं। अब 19 गलत क्वेश्चन के कितने मार्क्स माइनस होंगे, आइए मैं आपको बता देता हूं। 19 प्रश्न गलत हैं,
हर प्रश्न के 3 नंबर होते हैं, कितना आ गया 57। 1/3 माइनस मार्किंग होगी, यानी कि कितने नंबर कटेंगे, 19 नंबर कटेंगे। ठीक है, तो नए पैटर्न के अनुसार पता है क्या होगा, नए पैटर्न के अनुसार मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। अगर कोई व्यक्ति 81 प्रश्न ठीक करके आया, हर प्रश्न के उसको 3 नंबर मिले, उसके मार्क्स कितने आए 243 आउट ऑफ 300, तगड़े मार्क्स हैं। लेकिन 19 गलत भी तो करके आया है ना, पहले 19 के नहीं कटते थे, अब तो कटेंगे 19 गलत प्रश्नों के। तो आपने 243 स्कोर किया 81 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, लेकिन आपने 19 प्रश्न गलत किए, जिसकी वजह से आपके 19 मार्क्स जो है माइनस होंगे। तो 243 से आप कहां आ जाओगे, 224 पे आ जाओगे। और इसको अगर मैं प्रश्नों के नजरिए से देखूं तो 74 क्वेश्चन ठीक है, मतलब जो पहले हाईएस्ट कट ऑफ 81 जाता था वो गिर के कहां पर आ गया, 74 पे आ गया। तो अब आप खुद बताओ कि कट ऑफ डाउन क्यों नहीं जाएगा, कट ऑफ डाउन जाएगा ही जाएगा। व्यक्ति को अब क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा और आंख बंद करके कोई आपसे कुछ भी कहे, सीधा सा मेरी बात मानो, लॉजिक लगा लो, जितना लॉजिक आपको, मत मानो, मेरी बात मत मानो, जिसकी माननी है मानो, लॉजिक लगा लेना। मीडियम पेपर आया 15 प्रश्न छोड़ देना, डिफिकल्ट पेपर आया 20 प्रश्न छोड़ देना, बाकी के सारे अटेम्प्ट करके आना। कोई कहता है कि सर कि भाई 30 क्वेश्चन छोड़ देना, अरे भाई 30 क्वेश्चन छोड़ोगे 70 अटेम्प्ट करोगे, 70 में से भी मान के चलो 5-6 गलत हो गए, तो इतना कम स्कोर आएगा कि कट ऑफ के पास ही नहीं पहुंच पाओगे। तो इतने प्रश्न भी नहीं छोड़ने हैं कि बिल्कुल हालत ही टाइट हो जाए, कि बिल्कुल फिर जिंदगी गले में अटक जाए, है ना। तो इतने प्रश्न छोड़ना जितने हमने आपको बताए हैं, और ये रूटीन फॉलो करिएगा। ये रूटीन आपको पार करवा देगा, आपको पास करवा देगा। आपकी बुरे से बुरे हालात, बुरे से बुरे तकदीर, बुरी से बुरी किस्मत सब बढ़िया हो जाएगी अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इस वीडियो में ना किसी प्रकार का कोर्स बेचा गया कि भैया स्ट्रेटेजी की आड़ में आके मैं आपको डरा के कोई कोर्स बेच दूं, या ना तो कोई कोर्स बेचा गया, ना ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मेरे कोर्स वालों के लिए, ये भी नहीं है। आप मेरे कोर्स से पढ़ते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, आप इस स्ट्रेटेजी को लागू करिए और इसका जादू आप देखिए। दोस्तों मैं जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। पूरा टीचिंग सेक्टर इस साल 2026 प्रीलिम्स के लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा है। हमारी हालत भूत जैसी हो चुकी है काम कर करके, क्योंकि हम बहुत कुछ देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, बहुत कुछ मेहनत करना चाहते हैं, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देना चाहते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, सब आपका कैसे ना कैसे भला करना चाहते हैं। तो प्लीज आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उस टीचर को 2 बातें प्यार से आप बोल देना कि सर धन्यवाद, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे, हम मिलके इस एग्जाम को जो है क्रैक करेंगे। तो पता है क्या होगा कि आपकी 2 प्यारी प्यारी जो बातें हैं ना, वो आपके टीचर का मनोबल बढ़ा देगी। और एट प्रेजेंट जितने भी थके हुए टीचर्स हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, रात रात तक काम कर रहे हैं, ऐसी तैसी हो चुकी है हमारी, वो 2 लाइन ना हमारे कॉन्फिडेंस को यहां से वहां ले जाएंगे, बिल्कुल दहाड़ने लगेंगे। हम आपके लिए और मेहनत करेंगे और जान लगाएंगे। तो हम सबको लड़ना नहीं है आपस में, झगड़ना नहीं है आपस में, एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, एक दूसरे की ताकत हमको बनना है। और अपने जो भी गुरु हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही बोल दो, मैं तो ये कह रहा हूं अपने अपने टीचरों को जाके भैया बोल दो, वो खुश हो जाएंगे और पूरी तरीके से आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में और ज्यादा ताकत से लग जाएंगे। बस इतनी मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ईमानदारी से मैंने वीडियो बनाई है, ईमानदारी से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात समझ में आई हो। अपना ध्यान रखिए, चिंता मत करिए, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपका जीवन है, आप जैसे चाहें उसको जिए, लेकिन हमको हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करना है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।